Good morning, everybody. Today we are starting with the Companies Act 2013. 2013 से पहले जो कंपनीज एक्ट था वो 1956 का था और 1956 के एक्ट में मतलब कुछ जो चीजें थी कि मतलब कि कंपनी को रजिस्टर करवाना है, इनकॉर्पोरेशन एक्सेट्रा, मतलब कई चीजों में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज थी। और ये जो प्रोविजन है इसमें सेक्शन नंबर ऑफ सेक्शंस को कम किया गया है। हाँ, और मतलब कि इवन वन पर्सन भी कंपनी फॉर्म कर सकता है, मतलब कि ऐसे सब प्रोविजंस इसमें लेके आए हुए हैं। ठीक है, हम डिस्कस अभी करेंगे व्हाट वी मीन बाय अ कंपनी एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, बेसिकली कंपनी कंपनी बेसिकली क्या है, मतलब हम इसे मतलब देखें, कंपनी इज बेसिकली एन वॉलंटरी एसोसिएशन। ठीक है, ये वॉलंटरी एसोसिएशन है। अ कंपनी implies a voluntary association of persons who provide money to run its business and incorporate themselves into a distinct legal entity। कि कंपनी जो है ये वॉलंटरी एसोसिएशन है, किसकी? पर्सन्स की। कौन से पर्सन्स की? जिन जो मनी प्रोवाइड कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? बिजनेस को रन करने के लिए। और वो अपने आप को इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं, रजिस्टर करवा रहे हैं, ताकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन सके। ठीक है, तो कंपनी जो है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स, उसके शेयर होल्डर्स, उसके ओनर्स, मतलब कि बट अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है भाई, ये कॉमन लैंग्वेज में हम कहेंगे, बट एज पर कंपनीज एक्ट क्या है इसकी डेफिनेशन वो भी देखेंगे। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है इसमें। बेसिकली मतलब कि व्हाट विल बी कवरिंग दैट इज बीइंग गिवन हियर ऑन द स्लाइड। ठीक है, कि कंपनी का मीनिंग, पार्टनरशिप से इसको डिस्टिंग्विश करेंगे, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी देखेंगे क्या क्या होती हैं। और बेसिकली इसमें हम जो मेन और करेंगे वो होगा लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल एंड काइंड्स ऑफ कंपनी। ठीक है, एक ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है लॉर्ड जस्टिस लिंडले की, कंपनी से रिलेटेड। और इसमें काफी सारे कंपनी के फीचर्स जो हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन्स, मतलब इसमें कौन है, मतलब मेनी पर्सन्स। और हम इसमें देखेंगे जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसे बनाने के लिए 7 लोगों की जरूरत होती है। हाँ, मिनिमम 7 पर्सन्स चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये एसोसिएशन है मेनी पर्सन्स की। हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक। वो कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं? मनी कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कॉमन स्टॉक के अगेंस्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स शेयर होल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड एम्प्लॉय इन सम ट्रेड और बिजनेस, और वो किसके लिए यूज हो रहा है वो पैसा? ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए। एंड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग देयर फ्रॉम, और जो भी उस एक्टिविटी से, बिजनेस एक्टिविटी से जो भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो शेयर करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट्स डिविडेंड्स के फॉर्म में एक्सेट्रा डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, द कॉमन स्टॉक सो कंट्रीब्यूटेड जो इज डिनोटेड इन मनी एंड इज कैपिटल ऑफ द कंपनी। जो कॉमन स्टॉक के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो बेसिकली कंपनी की कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, कैपिटल कहलाएगी। और जो पर्सन्स इसको कंट्रीब्यूट करेंगे, द पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट टू इट और टू whom इट परटेन्स आर मेंबर्स। और जो लोग ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कैपिटल के लिए, ठीक है, वो कौन है? दे विल बी कॉल्ड एज मेंबर्स। और लास्ट लाइन इसके अंदर है, द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड इज हिज शेयर। कि जिस प्रोपोर्शन में वो पर्सन कंट्रीब्यूट कर रहा है, से अगर हम कहें कि 1,00,000 शेयर्स हैं, आपने उसमें 10,000 शेयर ले लिए। ठीक है, 10,000 ले लिए तो एक तरह से 10,000 मतलब कि वो हो गया 1/10, मतलब कि 10% बेसिकली 10% प्रोपोर्शन, मतलब हम कहें कि 10% शेयर आपके पास है फिर। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड इज हिज शेयर। द शेयर्स, ये वाले जो शेयर्स रहेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल रहेंगे। ठीक है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस होंगी। ठीक है, द शेयर्स आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल, ऑलबेट मीन्स ऑल्दो द राइट टू ट्रांसफर इज ऑफन मोर और लेस रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, ये शेयर्स जो है ट्रांसफरेबल रहेंगे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल और प्राइवेट में विद सम रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, एक दो और डेफिनेशन इसमें देखेंगे। ये है चीफ जस्टिस मार्शल की, कि इसमें कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग।
ठीक है, इसको आर्टिफिशियल बीइंग कह रहे हैं, क्योंकि मतलब ये हमें नजरों के सामने नहीं है, बट इट इज बीइंग कंसिडर्ड टू बी देयर एन आर्टिफिशियल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल बीइंग इसे कह रहे हैं। कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग, इनविजिबल, इंटेंजिबल, एग्जिस्टिंग ओनली इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द लॉ। ठीक है, इनविजिबल है, इंटेंजिबल, यू कैन नॉट टच इट, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, लॉ की, क्योंकि लॉ की भाषा में या लॉ के हिसाब से एग्जिस्ट कर रहा है। बीइंग अ mere creation of law, it possesses only the properties which the charter of its creation confers upon it. ठीक है, either expressly or as incidental to its existence। ठीक है, क्योंकि इसे लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज पोजेस करता है, जो इसके चार्टर में दी हुई है। चार्टर बेसिकली फंडामेंटल डॉक्यूमेंट हो गया, जिसमें कि वो लिखा होगा कि भाई कंपनी जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कैसे डील करेगी। ठीक है, और बेसिकली इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि चार्टर इसका क्या रहेगा, दैट विल बी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कि कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, इट्स कॉल्ड एज चार्टर ऑफ द कंपनी। और वो मतलब कि बताएगा कि कंपनी जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कैसे डील करेगी, क्या उसके रिलेशंस रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोफेसर हैने की डेफिनेशन है, a company is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and common seal। ठीक है, तो कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है, इसकी सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स से अलग इसकी एक एंटिटी है, एग्जिस्टेंस है। ठीक है, दोनों एक ही बात नहीं है। और इसमें क्या है, परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल मीन्स कंटिन्यूअस, लगातार, कि कोई मेंबर आए, कोई मेंबर छोड़ के जाए, मतलब कि मेंबर्स की डेथ हो जाए, मेंबर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, बट देन ऑल्सो द कंपनी एग्जिस्ट, इट कंटिन्यूज टू सक्सीड। ठीक है, तो वो परपेचुअल सक्सेशन है। और इसकी क्या है, कॉमन सील। अब आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके साइन कैसे होंगे, डॉक्यूमेंट्स पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए कंपनी की एक सील होगी। ठीक है, उस पे मतलब कि कंपनी का नाम जो है वो एनग्रेव किया होगा, मतलब खोदा होगा। ठीक है, और वो वाली कॉमन सील जो है वो कंपनी के सिग्नेचर की तरह, ऑफिशियल साइन की तरह काम करेगी। इज इट ओके? यस मैम। द वॉइस इज ऑडिबल? यस मैम। ओके, ठीक है, तो बेसिकली इसका मीनिंग हम अगर देखें तो कंपनी क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस है। ठीक है, हमने देख लिया किस लिए बनाया है, टू कैरी ऑन सम बिजनेस। बिजनेस क्यों कैरी कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, या प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, या किस लिए कर रहे हैं, टू प्रमोट आर्ट, साइंस, एजुकेशन और सम चैरिटेबल बिजनेस। ठीक है, इसके लिए भी कंपनीज बना सकते हैं, इट विल बी, इट कुड बी टू रन सम पर्टिकुलर बिजनेस, और इट कैन बी फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंसेज एक्सेट्रा। इसमें बेसिकली हम आगे जब करेंगे कि कंपनीज लिमिटेड बाय कैपिटल, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, तो ज्यादातर जो कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी रहती हैं, दे आर मेड फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंसेज, उस सब के लिए वो होती हैं। ठीक है, और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी को कॉर्पोरेशन भी कहते हैं। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और ए कॉर्पोरेशन इज अ पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इट। ये जो कंपनी है इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर की गई है, कि ये अपने इंडिविजुअल मेंबर्स से अलग है। ठीक है, सेपरेट है। और देयरफॉर अनलाइक पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में क्या है कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म को तकरीबन एक ही माना जाता है, लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, अ कंपनी इज अ कॉर्पोरेट बॉडी एंड अ लीगल पर्सन हैविंग स्टेटस एंड पर्सनैलिटी distinct and separate from that of the members constituting it। ठीक है, जो कंपनी है वो अपने मेंबर्स से सेपरेट है। ठीक है, अलग है, और एंड इट एग्जिस्ट ओनली इन द आईज ऑफ लॉ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, अब कंपनी का इसके अंदर है, सॉरी, a company is capable of rights and duties of its own and endowed with the potential of perpetual succession and has limited liability। इसमें ना कंपनी के वैसे बेसिकली फीचर्स कवर हो रहे हैं, कि जो कंपनी की है कि उसकी परपेचुअल सक्सेशन है, कंटिन्यूसली लगातार वो चलती रहेगी, और लाइबिलिटी जो इसमें रहेगी वो मेंबर्स की लिमिटेड रहेगी।
ठीक है। लिमिटेड कैसे रहेगी कि अगर सपोज आपने शेयर्स में कंट्रीब्यूट किया है शेयर कैपिटल में, तो आपकी मतलब वो एज ए मेंबर लाइबिलिटी कितने तक रहेगी, टू द अनकॉल्ड और अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स, कि जो भी शेयर का जो भी अमाउंट था, जितना भी कॉल करना था, उस पर जो अमाउंट आपने नहीं पे किया, जो ड्यू है, बस उतने तक आपकी लाइबिलिटी है, आपकी इसमें पर्सनल लाइबिलिटी नहीं बनती। लेकिन पार्टनरशिप के केस में क्या होता है कि अगर लाइबिलिटी ज्यादा हो जाए तो पार्टनर्स को कई बार अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है, लाइबिलिटीज को पूरा करना पड़ता है। अ कंपनी इज अ रजिस्टर्ड एसोसिएशन which is an artificial legal person having an independent legal entity with a perpetual succession, a common seal for his signatures, a common capital comprised of transferable shares and carrying limited liability. इसमें काफी सारे फीचर्स इसके इंक्लूड हो गए कि ये रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ठीक है, इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, या हम इसको कह सकते हैं सेपरेट इसकी लीगल एंटिटी है, अपने मेंबर से अलग है। इसमें सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस हम देखेंगे। और सक्सेशन इसमें क्या है, परपेचुअल है, यानी कि कंपनी के जो आज शेयर होल्डर्स हैं उसके मेंबर्स हैं, कल को हो सकता है कि वो मेंबर्स अपने शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है तो किसी को सेल कर देंगे शेयर्स, तो नए लोग आके उसके मेंबर बन जाएंगे, तो ये कंटिन्यूसली लगातार चलती रहती है। और आर्टिफिशियल पर्सन अब साइन कैसे करेगी, तो इसलिए कि इसकी कॉमन सील बनाई जाएगी और उस सील के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस मतलब कि उस पे वो सील पुटअप की जाएगी एज अ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, ठीक है। और इसकी कैपिटल होएगी कॉमन कैपिटल, जिसमें कि वो शेयर्स तकरीबन फ्रीली ट्रांसफरेबल रहेंगे, और लाइबिलिटी जो है वो मेंबर्स की हमेशा लिमिटेड रहेगी इन केस ऑफ कंपनी, ठीक है। अब इसका मीनिंग एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द 2013 एक्ट, ठीक है, कंपनी की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि कंपनी का मतलब क्या है, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई है या उससे पहले किसी एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट की गई है। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है, कि चाहे पिछले लॉ के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई है, जैसे 1956 का एक्ट था कंपनीज एक्ट, हाँ, या वो अभी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय कंपनी। तो कंपनी वो है जो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर हो गई है। दिस इज अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, और जो डेफिनेशंस है वो हमेशा सेक्शन 2 में आपको मिलेंगी किसी भी एक्ट में। इज इट ओके? यस मैम। भव्या, आर यू देयर? समझ आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। ओके, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी कुछ हमने कर ही लिए हैं वैसे तो पीछे, ठीक है, और इसको एक बार इधर देखते जाएंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी, कि जो कंपनी है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स, ठीक है, उसके जो मेंबर्स हैं उससे कंपनी अलग है, ठीक है, दोनों को एक ही पर्सन नहीं माना जा सकता, कि उसके मेंबर्स अलग हैं। मेंबर्स बेसिकली जो है मतलब शेयर होल्डर्स को बेसिकली पार्ट ओनर्स कहेंगे, ठीक है, वो पार्ट ओनर्स दे आर सेपरेट, बट अ कंपनी इज ए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, वो सेपरेट है, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, वो अपने नाम पे केस दर्ज कर सकती है, कोई चाहे तो कंपनी के नाम पे मतलब कंपनी को स्यू कर सकता है, मतलब कि ऑल दोस थिंग्स आर देयर। तो कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। और कंपनी क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, अब साइन कैसे करेगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करने हैं, कितने मतलब कि लॉट ऑफ एक्टिविटीज आर गोइंग टू बी देयर, तो उसके लिए कॉमन सील जो है कंपनी की वो यूज की जाएगी एज ए ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, और कंपनी का जो नाम है वो उस ऑफिशियल सील के ऊपर एनग्रेव किया होगा, मतलब कि खोद के बनाया गया होगा। आपने भी देखा होगा सील वगैरह की कैसे वो ठप्पा लगाते हैं, सरकारी जगह भी हम कई जगह जाते हैं। सो इन दिस मैनर अ कॉमन सील ऑफ द कंपनी विल बी देयर, वो सिग्नेचर्स होंगे और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे उस पर वो कॉमन सील एज ए सिग्नेचर ऑफ द कंपनी पुटअप की जाएगी। अब कंपनी क्योंकि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, हाँ,
तो उसे राइट मिला हुआ है कैपेसिटी टू सू। अगर वो किसी पे केस दर्ज करना चाहती है तो वो कर सकती है, या कोई और कंपनी पे केस करना चाहता है तो वो भी केस कर सकता है। ठीक है, कैपिटल ऑफ कैपेसिटी टू स्यू एंड बीइंग सूड। सेपरेट ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनरशिप और मैनेजमेंट इसमें अलग अलग हैं कंपनी में। ओनर्स इसके कौन है? शेयर होल्डर्स। हाँ, और मैनेजमेंट किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। तो दोनों चीजें सेपरेट हैं, दोनों एक मतलब कि इट्स नॉट वन एंड द सेम थिंग कि जो ओनर्स हैं वही कहो कि मैनेजमेंट में है, या वही ओनर्स आर द मैनेजर्स ऑफ द मतलब कंपनी, इज नॉट देयर। ओनरशिप कौन से किन लोगों की हुई? जिनके पास शेयर्स है, दे आर पार्टनर्स ऑफ द कंपनी, बट दे आर नॉट मैनेजिंग द कंपनी। कंपनी को मैनेज कौन करती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देन प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, कि अगर सपोज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपके पास एक कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं टोटल से, हाँ, और उस 1 लाख में से आपके पास 10% ऑफ शेयर्स आर देयर विद यू। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपके पास 10% वोटिंग राइट्स हैं। आप हर शेयर के अगेंस्ट एक वोट डाल सकते हो। ठीक है, यानी कि 10% ऑफ द वोटिंग राइट्स आर देयर विद यू। ठीक है, जिसके पास से 50% से ज्यादा शेयर्स हैं तो वो 50% से ज्यादा उसके पास प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। तो जितने ज्यादा शेयर उतनी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन। बट जो कोऑपरेटिव वो सोसाइटीज कोऑपरेटिव वो सिस्टम होता है, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें होगा 1 पर्सन 1 वोट। इसमें होगा 1 शेयर इज मतलब कि 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। वहां पे होगा 1 पर्सन 1 वोट। आपको समझ आ गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? यस मैम। ओके। देन इज राइट टू ओन प्रॉपर्टी। अब कंपनी है, कंपनी को आगे चलाना भी है, कंपनी को प्रॉपर्टी खरीदनी भी पड़ेगी। ठीक है, तो कंपनी के पास राइट है बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन कि वो प्रॉपर्टी को ओन कर सकती है, खरीद सकती है। ठीक है, अपने नाम पे, चाहे तो सेल कर सकती है। ठीक है, सो कंपनी हैज अ राइट टू ओन द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, और ये प्रॉपर्टी कंपनी की होगी, उसके मेंबर्स की नहीं होगी। ठीक है, दिस विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, दिस विल नॉट बी द प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स। ठीक है, उनके मेंबर्स की ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। देन परपेचुअल सक्सेशन, एवरलास्टिंग एग्जिस्टेंस, परपेचुअल एग्जिस्टेंस एक्सेट्रा। इसका बेसिकली मतलब है कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं दे आर नॉट परमानेंटली वेडेड टू द कंपनी। ठीक है, कि वो परमानेंट नहीं है उस कंपनी में, कि ये मेंबर्स आते जाते रहेंगे पर कंपनी की एग्जिस्टेंस चलती रहेगी। चाहे सारे के सारे मेंबर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं, उनकी डेथ हो जाए एक्सेट्रा, बट स्टिल द कंपनी कंटिन्यू। सो मैं इसीलिए इसकी क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, फ्री यानी कि फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जो इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो शेयर्स हैं कंपनी के वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं, कि एक मेंबर ने अगर आज कंपनी के शेयर खरीदे हैं, वो हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, अगले दिन एक्सेट्रा वो कभी भी सेल कर सकता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स। ठीक है, बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी ये जो शेयर्स हैं उसमें सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस आर देयर फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, बट इन ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी द शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ठीक है, नेक्स्ट है सेपरेट प्रॉपर्टी, कि जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो उसके मेंबर्स की प्रॉपर्टी से अलग होगी। ठीक है, बिकॉज द कंपनी हैज गॉट द राइट टू ओन प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, तो वो कंपनी की ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी, वो प्रॉपर्टी उसके मेंबर्स की नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो जो कंपनी है उसके पास राइट है कि वो सेपरेट, उसकी जो प्रॉपर्टी उसके नाम पे है वो सेपरेटली, मतलब इट इज देयर इन द नेम ऑफ द कंपनी, इट इज नॉट देयर फॉर द मेंबर्स। और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी, अगर सपोज कंपनी वाइंड अप होती है, कुछ मतलब होता है, हाँ, तो उस केस में कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप के केस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर सपोज शेयर्स है,
एक शेयर है, मैं आपको एग्जांपल इसमें दे रही हूँ किसी कि शेयर जो है कि वो मतलब कि द प्राइस ऑफ वन शेयर जो इशू कंपनी ने किया है, इशू प्राइस वो उस शेयर की ऐसे 100 रुपीज पर शेयर, और ये जो अमाउंट है 100 रुपीज, कई बार कंपनी क्या होता है एक ही बार में ले लेती है पूरा का पूरा, और कई बार उसको कहो कि वो पार्ट्स में कॉल करती है, ठीक है, तो उसमें फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी, ऐसे वो डिवाइड कर देती है। से इसमें 60 रुपीज कंपनी ने कॉल ऑलरेडी कर लिए थे, तो यानी कि 100 रुपए के शेयर के बदले शेयर होल्डर ने 60 रुपीज ऑलरेडी पे किए हुए हैं, 40 रुपीज अभी उन्होंने कॉल नहीं किए। और कंपनी की वाइंडिंग अप अगर होती है तो फिर वो होल्डर जो है इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, तो शेयर होल्डर वो जो है वो कितने के लिए लायबल है? 100 रुपीज का शेयर है, 60 रुपीज कॉल हो चुके हैं, तो उसकी लाइबिलिटी कितने की बनेगी? इट विल बी 100 माइनस 60, 40 रुपीज। जो 40 रुपीज पेंडिंग रह गए हैं वो वाले जो अमाउंट है, दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड, ठीक है, उतने अमाउंट के लिए वो जो शेयर होल्डर है वो लायबल है, उससे ज्यादा के लिए वो लायबल नहीं है। और शेयर होल्डर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी, वो उसके लिए पर्सनली लायबल नहीं है। शेयर होल्डर इज ओनली लायबल फॉर द अनकॉल्ड मनी, जो कि अनकॉल्ड मनी है या जो पेमेंट उसकी ड्यू बनती थी ऑन फॉर दैट पर्टिकुलर कॉल ऑफ मनी, ठीक है, उसके लिए वो लायबल है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसमें नहीं हो सकती है। ओके, so these are the Yes, ma'am. 10 features of the company। ठीक है, आगे स्लाइड पे यही चीजें दी हुई है कि कंपनी एक वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका अपना नाम है, अपनी सील है, उसके सेपरेट उसके एसेट्स है, सेपरेट लाइबिलिटीज है, सेपरेटली वो बोरो कर सकती है, केस के लिए स्यू कर सकती है। इसी में एक केस है सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड का, कि सोलोमन इसका शू बिजनेस था, इसने कंपनी बनाई और कंपनी में खुद और इसके फैमिली मेंबर्स जो है वो मतलब इसके कहो कि वो शेयर होल्डर साथ में थे। और इसके अंदर बेसिकली क्या था कि कंपनी जो है उस आगे वो लॉस में चले गई और उसकी वाइंडिंग अप हो गई। तो वाइंडिंग अप के टाइम मतलब जो इनकी लाइबिलिटीज थी, मतलब ये बेसिकली, तो वो लाइबिलिटीज के केस में ये कहा गया कि जो सोलोमन ने कुछ डिबेंचर्स भी खरीदे हुए थे उस कंपनी में, ठीक है, तो जब वो डिबेंचर्स मतलब कि पेमेंट के लिए आया तो ये लिक्विडेटर मतलब कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई सोलोमन को पैसे नहीं देने हैं, ठीक है, पहले दूसरे क्रेडिटर्स को देंगे देन इसको देंगे। तो इसमें केस चला, बट और मतलब कि फाइनली कोर्ट ने ये डिसाइड किया दैट सोलोमन इज अ सेपरेट पर्सन फ्रॉम दैट ऑफ द कंपनी। मतलब उन्होंने ये कहने की कोशिश कर रहे थे डिफेंडेंट्स, बेसिकली ऑपोजिशन में ये चल रहा था कि सोलोमन और सोलोमन एंड कंपनी एक ही चीज है, ठीक है, दे आर नॉट सेपरेट, ठीक है, कि उनके बीच में कोई अंतर नहीं है, सोलोमन ही कंपनी है, कंपनी ही सोलोमन है, ठीक है। पर कोर्ट ने कहा कि ये कंपनी प्रॉपरली उन्होंने एक्ट के अंडर रजिस्टर करवाई है और इसमें कोई ऐसी कोई गलत इंटेंशन है नहीं है, और सोलोमन एंड कंपनी बोथ आर बीइंग डिफरेंट, कि दोनों डिफरेंट है, उनकी इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी है सोलोमन एंड कंपनी की, एज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सोलोमन। ओके, और अगर सपोज उसको एक ही मान लिया जाता, सोलोमन एंड कंपनी को एक ही मान लेते, तब क्या होना था? इसका मतलब है कि दोनों के बीच में कोई भी पर्दा नहीं है, देयर इज नो वेल, दे आर नॉट सेपरेट, ठीक है। वो इसमें हम आगे एक और मैटर देखेंगे, लिफ्टिंग अप द कॉर्पोरेट वेल, ठीक है, वेल का मतलब है पर्दा, ठीक है। तो इसमें मतलब बेसिकली जब कॉर्पोरेट वेल वाला चैप्टर हम करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि देयर इज अ said to be as a veil between the members of the company and the company itself, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे, और कुछ केसेस में जहां पे कहो कि वो मेंबर्स मिसयूज करना शुरू कर देते हैं कंपनी को, तो उस केस में मेंबर्स को और कंपनी को एक ही पर्सन माना जाता है, और कोर्ट उस केस में कोर्ट हैज गॉट द पावर टू लिफ्ट अप द कॉर्पोरेट वेल, ठीक है, वो कॉर्पोरेट वेल को उठा सकती है। और ऐसी अगर सिचुएशन आती है तो उस केस में जो मेंबर्स है वो उनकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं रहेगी, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी फिर।
ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी हमने देख लिया कि लाइबिलिटी जो मेंबर्स की है वो कहाँ तक है लिमिटेड, अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। जितने फेस वैल्यू के उनके पास शेयर्स है, 100 रुपए का शेयर है तो 100 तक लिमिटेड है। ठीक है, और इसमें भी उनकी कहाँ तक वो मतलब कि क्या लायबल है वो पे करने के लिए, अनकॉल्ड मनी ड्यू, जो भी शेयर्स पे अनकॉल्ड है मनी वो पे करने के लिए इनकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, और जबकि पार्टनर्स जो फर्म में होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। और पार्टनर्स को अगर लायबिलिटीज उनकी पूरी नहीं हो पाती तो क्रेडिटर्स की डेट को सेटल मतलब कि सेटल करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्रेडिटर्स जो है वो फोर्स कर सकते हैं पार्टनर्स को कि वो अपने पर्सनल एसेट में से भी उनकी पेमेंट करें, डेट को सेटिस्फाई करें। ठीक है, बट इट डज नॉट हैपन इन केस ऑफ अ कंपनी। ठीक है, एवरलास्टिंग एग्जिस्टेंस है कि कंपनी कभी मरती नहीं है और सीज टू एग्जिस्ट ना कभी रुकती है। ठीक है, और मेंबरशिप जो कंपनी की है चाहे वो बदलती रहे पर इससे कंपनी के ऊपर असर नहीं पड़ता। डेथ और इंसॉल्वेंसी अगर मेंबर्स की हो जाती है तो उससे भी कंपनी की कंटिन्यूएंस पे, एग्जिस्टेंस पे, सक्सेशन पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, और कंपनी जो है, कंपनी इज डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी, वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो इसलिए वो सेपरेट लीगल एंटिटी है तो अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है। द कंपनी इज प्रॉपर्टी इज इट्स ओन, a shareholder cannot claim to be the owner of the company's property during the existence of the company। और कोई भी शेयर होल्डर ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो कंपनी की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग सकता। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड दैट अ शेयर होल्डर इज नॉट द पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी और इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, वो पार्ट ओनर कंपनी या उसकी प्रॉपर्टी का पार्ट ओनर नहीं है। ही इज ओनली गिवन सर्टेन राइट्स बाय लॉ, फॉर एग्जांपल टू वोट और अटेंड मीटिंग्स और टू रिसीव डिविडेंड्स। ठीक है, शेयर होल्डर को बेसिकली कुछ राइट्स दिए हुए हैं कि वो वोट डाल सकता है मीटिंग्स में, डिविडेंड्स रिसीव कर सकता है, एक्सेट्रा, मीटिंग्स अटेंड कर सकता है, ऐसे राइट्स है। वो प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी नहीं मांग सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हमने मतलब कि डिस्कस किया था कि जो शेयर्स इन अ कंपनी दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, और जब भी वो एक पर्सन दूसरे को शेयर्स ट्रांसफर कर देगा तो जो पहले वाले के राइट्स थे, जो ट्रांसफरर के राइट्स थे, वो ट्रांसफरी को ट्रांसफर हो जाएंगे और वो जो ट्रांसफरर है वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा। ठीक है, और कंपनी क्योंकि ज्यूरिस्टिक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, इंटेंजिबल है, टच नहीं कर सकते, तो ये कॉमन सील के द्वारा अपने काम करेगी। ठीक है, तो therefore it acts through its board of directors for carrying out its activities and entering into various agreements. Such contracts they must be under the seal of the company। जो भी कॉन्ट्रैक्ट वो एंटर करेगी वो इस मतलब कि उसके ऊपर सील जो कंपनी की है वो पुटअप की होगी। और कॉमन सील का बेसिकली क्या मतलब है, इज अ सील यूज्ड बाय कंपनी एज अ सिंबल ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब है कि कंपनी रजिस्टर हो गई है, इनकॉर्पोरेट हो गई है, बॉडी इनकॉर्पोरेट है। ठीक है, और ये जो सिग्नेचर्स हैं वो ऑफिशियल सिग्नेचर हैं, और वो सिग्नेचर्स मैंने आपको बताया था कि वो सील के ऊपर कंपनी का नाम जो है वो एनग्रेव किया होगा। कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड हमने देख लिया था। ठीक है, कि कंपनी जो है कि वो केस कर सकती है, अ कंपनी कैन सू और बी सूड इन इट्स ओन नेम एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ठीक है, कंपनी के ऊपर केस होगा ना कि शेयर होल्डर्स के ऊपर। ठीक है, और कंपनी ही अपने नाम से किसी और के ऊपर केस कर सकती है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट हमने देखा कि जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है, और ओनर्स कौन है, बेसिकली शेयर होल्डर्स। द शेयर होल्डर्स आर सिंपली द होल्डर्स ऑफ द शेयर्स इन द कंपनी एंड नीड नॉट नेसेसरली बी द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, वो मैनेजर्स होना जरूरी नहीं है। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब है कि एक शेयर है तो एक वोट है, 10 शेयर है तो 10 वोट है, 100 शेयर है तो 100 वोट्स है। जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रिंसिपल क्या होगा, 1 मेंबर 1 वोट।
ठीक है, बट इन केस ऑफ कंपनी इट इज 1 शेयर 1 वोट। राइट टू ओन प्रॉपर्टी, ठीक है, कंपनी जो है इट्स अ डिस्टिंक्ट मींस इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी को ओन कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, मैनेज कर सकती है जैसे वो चाहे। और कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी है। अ मेंबर कैन नॉट क्लेम टू बी ओनर ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी नॉट ओनली ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी बट ऑल्सो इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑल्सो। ठीक है, कि कंपनी के उसमें वो शेयर नहीं मांग सकता है शेयर होल्डर उसके एग्जिस्टेंस के टाइम और इवन वाइंडिंग अप के टाइम। Shall we start with this difference between company and partnership? Yes, ma'am. Okay, ठीक है, इसमें लिखा ऊपर थोड़ा हेडिंग गलत हो गया है, पार्टनरशिप दूसरी साइड चले गया है, इंटरचेंज हो गया है। ठीक है, पार्टनरशिप शुड बी हियर, कंपनी शुड बी देयर। ठीक है, पार्टनरशिप में जो है पार्टनरशिप जो है उसे गवर्न करती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और कंपनीज एक्ट जो है कंपनी को गवर्न करता है कंपनीज एक्ट 2013। और पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपको मालूम है कि इसमें सम टोटल ऑफ पर्संस क्यों आते हैं, प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए जो भी वो बिजनेस करेंगे ऑन और जो बिजनेस है इट विल बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि एजेंसी का म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल होगा। पर कंपनी में क्या होगा, कंपनी रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ पर्संस, ठीक है, जो एसोसिएट हुए हैं। क्यों एसोसिएट हुए हैं, फॉर अटेनमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक गोल, उनको एक पर्टिकुलर गोल अचीव करना है या पर्टिकुलर बिजनेस करना है और अदरवाइज उसके लिए वो दे हैव कम टुगेदर। जस्ट अ मिनट। इसमें जो कंपनी है बेसिकली, ठीक है, मतलब कि कंपनी की क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, पर पार्टनरशिप की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। और जो पार्टनरशिप है उसे आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रजिस्टर करवा भी सकते हो और पर करवाना ये मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन और ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट ऑब्लिगेटरी। अगर आप रजिस्टर करवा लोगे तो उसके एक सेपरेट बेनिफिट्स हैं जो आप अवेल कर सकते हो, बट रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है। लेकिन कंपनी जो है उसमें तो रजिस्ट्रेशन करवाना इज मैंडेटरी, इट्स ऑब्लिगेटरी, ये जरूर करवानी ही पड़ेगी। और पार्टनरशिप के केस में जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड रहती है। पर कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी है वो क्या होगी, हमेशा लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी है पार्टनर्स की, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म बिलोंग्स टू द पार्टनर्स, जो भी पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी है वो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी है, वो कलेक्टिवली उसके लिए एंटाइटल्ड है। पर कंपनी के केस में क्या है, जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो सिर्फ कंपनी की प्रॉपर्टी है, उसके मेंबर्स की प्रॉपर्टी नहीं है। और अगर हम ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ट्रांसफरेबिलिटी का पार्ट देखें, जो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में वो अपना शेयर जो है ट्रांसफर नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जब तक कि बाकी पार्टनर्स इसके लिए कंसेंट नहीं देते। लेकिन कंपनी के केस में जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं। ठीक है, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं, ना कि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पार्टनरशिप के केस में अगर हम नंबर ऑफ मेंबर्स देखें कैसे रहेंगे, पार्टनरशिप के केस में नंबर ऑफ मेंबर्स 10 है और 50 है। अगर तो बैंकिंग बिजनेस से रिलेटेड पार्टनरशिप है तो 10 की रिक्वायरमेंट है, एनी अदर बिजनेस है तो 50 है। और पब्लिक अगर हम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट देखें, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हम देखें
तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर कितने मेंबर्स चाहिए? मिनिमम चाहिए 7 मेंबर्स और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है. अ पब्लिक कंपनी में हैव एज मेनी मेंबर्स एज इट डिजायर्स और प्राइवेट कंपनी में लिमिट है. आई सपोज ये अभी मेरे ख्याल से शायद 200 के लगभग है. अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट हैव मोर देन 50 लिखा हुआ है मेंबर्स, कि प्राइवेट में लिमिट दी हुई है कि 200 या उससे ज़्यादा नहीं होंगे, बट पब्लिक लिमिटेड में कोई भी लिमिट नहीं है. और पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए मिनिमम कितने मेंबर चाहिए? एटलीस्ट 2 लोग चाहिए फर्म बनाने के लिए. और कंपनी के लिए कितने लोग चाहिए बनाने के लिए? पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी है तो 7, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है तो 2, और अगर 1 पर्सन कंपनी है तो फिर 1 से बन जाएगी. ठीक है. पार्टनरशिप के केस में डिसीजंस कैसे होंगे? पार्टनरशिप के केस में जो भी डिसीजन होंगे उसमें सबकी वो कहो कि वो कंसेंट चाहिए, ऑल मेंबर्स. ठीक है. मेजॉरिटी वाला कोई कंसेप्ट नहीं है पार्टनरशिप में. ठीक है. सबकी कंसेंट चाहिए. लेकिन कंपनी के केस में डिसीजन कैसे होगा? बाय मेजॉरिटी, कि मेजॉरिटी जो है वो प्रिवेल करेगी, कि कोई भी डिसीजन लेना है उसमें वोटिंग देखी जाएगी, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो डिसीजन मान लिया जाएगा. नेक्स्ट इसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ कंपनी करना है. ठीक है. टाइप्स ऑफ कंपनी विल डू दिस टुमारो. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू मैम. एक सेकेंड बेटा, बस 1 मिनट रुको.